Hello, class 8th. We are going to start with the fifth lecture of our chapter carbon and its compounds. And in this particular lecture, we are going to study about the carbon dioxide. Carbon dioxide कैसे उसका स्ट्रक्चर क्या है? नाम तो आपने सुना है, गैस बहुत कॉमन गैस है ये CO2. स्ट्रक्चर क्या है, कैसे प्रिपरेशन होती है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन एंड लैब प्रिपरेशन. एंड इफ the video doesn't go too long, then I'll be doing the properties also, physical and chemical properties also. तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है ये आपको सबको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है. इट इज का उसका फॉर्मूला होता है, इट इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन हैविंग अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CO2. CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है. इट इज अ कंपाउंड. एक एटम कार्बन का कंबाइन कर रहा है दो एटम्स ऑक्सीजन के साथ और ये बन रहा है हमारा एक कंपाउंड, दैट इज CO2. CO2 जो है इसमें क्या है, कार्बन. देखो मैं आपको थोड़ी सी इसकी बॉन्डिंग बता देती हूँ. कार्बन आपको पता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है. इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2 4, मतलब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसकी वैलेंस शेल में. ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 8, उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 6, मतलब ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी वैलेंस शेल में. तो ये दोनों जो एटम्स हैं दोनों ही नॉन मेटालिक एलिमेंट्स हैं. कार्बन भी नॉन मेटालिक है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटालिक है. तो ये दोनों कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं मिलके, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू कंपाउंड बनाते हैं. तो ये कैसे बनता है, कार्बन के पास CO2 है, एक कार्बन दो ऑक्सीजन एटम्स के साथ कंबाइन कर. आपको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4. तो जैसे ये सपोज एक कार्बन एटम है और इसके पास ये 1 2, ये डॉट से जो मैं बता रही हूँ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इसको डिटेल में. ये 4 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए. ठीक है, अब हम दूसरा एटम बनाते हैं जो कि है हमारा ऑक्सीजन. दूसरा सॉरी एलिमेंट, ऑक्सीजन के दो एटम्स बनाते हैं. ये हो गया एक ऑक्सीजन, ये हो गए दो ऑक्सीजन. अब हम इसके अगर सर्कल में इसको एनक्लोज कर दें, ये एक ऑक्सीजन का एटम है और ये दूसरा ऑक्सीजन का एटम है. ठीक है, अब ऑक्सीजन के एटम्स के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो 1, इसके इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करें, 1 2 3 4 5 6 1. अब ये दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6, दोनों ऑक्सीजन एटम्स के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. अब ये जो कार्बन है, ये कार्बन का एटम है. ये जो ऑरेंज वाला जो सर्कल मैंने बताया ये कार्बन का एटम है. अब देखो तीनों इसमें एलिमेंट्स हैं, जो एटम्स हैं तीनों एलिमेंट्स के. ये कार्बन का एटम है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 1 2 3 4 है ना. शेयर करने के बाद इसके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स पहले थे और अब शेयर करने के बाद इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. ऑक्सीजन के पास 6 थे, दो इसने कार्बन के साथ शेयर कर लिए तो ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. और यहाँ इस वाले ऑक्सीजन एटम के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. तो यहाँ पे तीनों एटम्स जो इनका ऑक्टेट कंप्लीट है ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इन्होंने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया है एक दूसरे से. और ऐसा बॉन्ड जो बनता है जहाँ पे कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है उनको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स. ठीक है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड्स बना रहे हैं. अब जितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं, मतलब ईच इलेक्ट्रॉन पेयर रिप्रेजेंट्स अ सिंगल बॉन्ड. ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे, अब मैं डिफरेंट कलर ले लेती हूँ. कौन सा कलर लें जो आपके नज़र आए, ये वाला ग्रीन लेते हैं. तो देखो ये एक पेयर हो गया, इसका मतलब ये एक बॉन्ड है और ये दूसरा बॉन्ड है. इसका मतलब कार्बन के एक एटम जो है वो ऑक्सीजन के एक एटम के साथ दो बॉन्ड बना रहा है. और सिमिलरली यहाँ पे देखें तो यहाँ भी एक बॉन्ड हो गया और ये दूसरा बॉन्ड हो गया. तो ये वाला जो ऑक्सीजन एटम है इसके साथ भी वो दो बॉन्ड बना रहे हैं. कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, 4 बॉन्ड बना लिए कार्बन ने. ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, उसने दो दो बॉन्ड्स बना लिए. दोनों ऑक्सीजन एटम्स के दो बॉन्ड्स हैं. तो ये CO2 का स्ट्रक्चर है. ठीक है, जहाँ पे कि एक कार्बन कंपाउंड दो ऑक्सीजन एटम्स के सॉरी एक कार्बन का एटम दो ऑक्सीजन एटम्स के साथ कंबाइन करके बनाता है CO2 का मॉलिक्यूल. और इसमें डबल बॉन्ड्स हैं C और O के बीच में, एंड दे आर बोथ ऑफ देम आर कोवलेंट बॉन्ड्स. एक कार्बन और एक ऑक्सीजन के बीच में जो दो बॉन्ड्स हैं ये कोवलेंट बॉन्ड्स हैं. और ये जो दूसरा जो ऑक्सीजन के साथ ये दो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं और ये भी कोवलेंट बॉन्ड्स हैं. तो कार्बन जो है वो 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बना रहा है और दोनों ऑक्सीजन एटम्स हैं वो 2 2 ईच. ठीक है, तो ये CO2 का स्ट्रक्चर हो गया. कैसा है, कोवलेंट बॉन्ड्स बना रहे हैं. CO2 में कोवलेंट बॉन्ड्स है कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स के बीच में. ठीक है, 1 एटम ऑफ कार्बन इज कंबाइनिंग विद 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ 4 कोवलेंट बॉन्ड्स. ठीक है, बॉन्ड्स कितने हैं यहाँ पे, 4 कोवलेंट बॉन्ड्स, ये आप ध्यान रखिएगा.
वैसे आपके लेवल पे ये पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए स्टूडेंट्स को कि हम ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि हर एटम जो है वो एक्चुअली बेसिकली अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। ऑक्टेट क्या होता है? जो उनकी आउटरमोस्ट शेल होती है ना, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स वो रखना चाहते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ दे तो बाकी सारे जो एटम्स हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, इसीलिए वो बॉन्डिंग करते हैं। बॉन्डिंग क्यों हो रही है, या केमिकल रिएक्शन क्यों हो रहा है, या कोई कंपाउंड क्यों बन रहा है, वो इसलिए बन रहा है क्योंकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब है कि दैट पर्टिकुलर एटम वांट्स टू अचीव स्टेबिलिटी। इसकी वजह से ये सारे रिएक्शंस होते हैं। जो एटम्स ऑलरेडी स्टेबल हैं, जैसे कि हमारी नोबल गैसेस हैं, वो बहुत कम रिएक्ट करती है क्योंकि उन्हें रिएक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। तो रिएक्शन वही करते हैं जिनको कि स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ अकरेंस। अकरेंस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड इज फाउंड बोथ इन फ्री एंड कंबाइंड स्टेट, मतलब CO2 एज मॉलिक्यूल भी मिलता है, और CO2 दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके कंपाउंड्स की फॉर्म में भी हमें मिलती है। तो इन फ्री स्टेट इट इज फाउंड इन एयर, हमारी एयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड रॉक्स ऑफ वोल्केनिक रीजन एंड वाटर। एयर में इट इज प्रेजेंट 0.03% बाय वॉल्यूम। अब आप बताइए, CO2 वाटर में प्रेजेंट है? इज इट सॉल्युबल? यस, इट इज प्रेजेंट इन वाटर, क्योंकि हमारे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, इवन प्लांट्स हैं, वो जब ब्रीद आउट करेंगे तो दे गिव आउट CO2। तो CO2 इज वेरी मच प्रेजेंट इन वाटर इन डिजॉल्व स्टेट, पानी में डिजॉल्व फॉर्म में मिलती है हमें। कम ये हो गया इसकी मॉलिक्यूलर स्टेट में है। अब कंबाइंड स्टेट में मतलब और किसी मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके एक फर्दर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहे हैं या एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो वो किस फॉर्म में मिलती है हमें? मेटालिक कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स इन दी अर्थ क्रस्ट, मतलब मिनरल्स जो ओर्स होती हैं उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। मिनरल्स की फॉर्म में या ओर्स की फॉर्म में हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है एज कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। कार्बोनेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? जहाँ पे कि CO, देखो कार्बोनेट क्या है एक मिनट, कार्बोनेट इज CO3 और इसकी वैलेंसी होती है 2, -2, और बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है HCO3 और इसकी वैलेंसी होती है 1, -1, ठीक है। तो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में मिलता है हमें। जो मेन मिनरल्स हैं जिनमें कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, दैट इज लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का मतलब हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, एंड डोलोमाइट। डोलोमाइट मैग्नीशियम की ओर है, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों प्रेजेंट होते हैं इसमें। ये ध्यान रखिएगा, डोलोमाइट जो है वो मैग्नीशियम की ओर होती है और लाइमस्टोन जो है वो कैल्शियम की ओर है। लाइमस्टोन, लाइम क्या होता है? आप कई जगह पढ़ेंगे लाइम, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है इसको हम लाइम बोलते हैं, और CaOH होल ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको कहीं मेंशन्ड है तो दैट इज लाइम वाटर। ये चीज़ें, ये टर्म्स आप कई बार पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, इसलिए इनको जितना जल्दी याद कर लो उतना अच्छा रहता है, ठीक है। तो कैल्शियम जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो हो गया लाइमस्टोन, CaCO3। CaO को हम लाइम बोलते हैं, और CaOH होल ट्वाइस दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं लाइम वाटर, ठीक है। तो ये इन वेरियस स्टेट्स में हमें CO2 मिलती है नेचर में। देन डिस्कवरी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले किसने डिस्कवर की, कहाँ डिस्कवर की? तो ये थोड़ा सा दे रखा है, जैन बैप्टिस्ट वेन हेलमोंट इन 1640 बाय बर्निंग चारकोल इन अ क्लोज्ड वेसल। इन्होंने क्लोज्ड कंटेनर में चारकोल को बर्न किया तो इन्हें CO2 मिली, and this was done by John Baptist. तो he basically discovered this particular gas। ये ना नेम्स आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि 8th 9th और 10th में तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन 8th में क्योंकि आपका लोकल एग्जाम होता है, मतलब आपके टीचर्स ही पेपर सेट करते हैं, तो कोई टीचर दे सकता है, तो ये नेम्स याद रखिएगा। जोसेफ ब्लैक, अब 1640 में सबसे पहले डिस्कवर हुई, उन्होंने ये देखा कि ऐसी कोई गैस इवॉल्व हो रही है। उसके बाद 1775 मतलब करीब 125 साल बाद, 135 ईयर्स के बाद CO2 मिली एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड्स ऑन मेटल कार्बोनेट्स के थ्रू। मेटल कार्बोनेट्स पे एसिड, मेटल कार्बोनेट्स को एसिड से रिएक्ट करवाया तो CO2 मिली। वो साइंटिस्ट जो थे जिन्होंने ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट किया, दैट ही वाज जोसेफ ब्लैक। इन 1775 ही कंडक्टेड सच एक्सपेरिमेंट्स, और उन्होंने CO2 को नाम दिया फिक्स्ड एयर। अभी भी CO2 नाम नहीं दिया गया है, उन्होंने उसको नाम दे दिया फिक्स्ड एयर, ठीक है। तो जैन बैप्टिस्ट ने सबसे पहले उसको डिस्कवर किया, फिर जोसेफ ब्लैक ने उसको एसिड्स की कार्बोनेट्स पे एसिड्स का एक्शन करा के ऑब्टेन किया मेटल कार्बोनेट्स पे, ठीक है। उसके बाद एंटोनी लेवोजियर,
एंटोइन लेवोजियर ने 1783 में इसकी डिटेल में स्टडी की, मतलब CO2 के स्ट्रक्चर की स्टडी की, और इन्होंने ये बताया कि इट इज़ एन ऑक्साइड ऑफ कार्बन, और जब इसको हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो इट फॉर्म्स एन एसिडिक सोल्यूशन, एंड लेटर ही नेम्ड इट कार्बन डाइऑक्साइड। तो मतलब एंटोइन लेवोजियर जो थे उन्होंने ही इसको इस गैस को इसका केमिकल नेम जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो दिया, एंड ही बेसिकली स्टडीड ऑल द प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इन्होंने क्या बोला कि जब CO2 को पानी में डिसॉल्व करते हैं, CO2 प्लस H2O, पानी में डिसॉल्व किया तो एक एसिड मिलता है हमें H2CO3। दिस इज कौन सा एसिड है? ये कार्बोनिक एसिड है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है, इसकी pH होती है अराउंड 4.7 या 4.8 के आसपास इसकी pH होती है, ठीक है। अराउंड दिस मच इसकी pH है। तो ये कार्बोनिक एसिड मिल गया इनको जब इन्होंने CO2 और H2O को कंबाइन किया। H2CO3 इज कार्बोनिक एसिड, इट इज़ अ वीक एसिड, इट इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। आपको पता है एसिडिटी और बेसिसिटी हम कैसे मेजर करते हैं? pH स्केल से। pH स्केल में 1 से लेके 14 तक मार्किंग्स होती हैं, बीच में 7 होता है। 7 जो होता है वो न्यूट्रल, 7 रिप्रेजेंट्स द न्यूट्रल स्टेट ऑफ सॉल्यूशंस। वाटर जो है उसकी pH 7 होती है, न्यूट्रल है, ना एसिडिक है ना बेसिक है। जब हम 7 से नीचे की तरफ जाते हैं, कम नंबर्स की तरफ जाते हैं, तो एसिडिटी इंक्रीज होती जाती है। इसका मतलब जिसकी pH 1 होगी वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, और यहाँ से यहाँ 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो बेसिसिटी इंक्रीज होती है, बेसिस की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। तो मतलब जिस बेस की pH 14 है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा, अगर आपको पता नहीं है तो ये पता चल गया आपको इससे। तो यहाँ पे कार्बोनिक एसिड जो है इसकी pH 4.7 है। जो हमारा HCl होता है उसकी pH अराउंड 2 होती है, H2SO4 की अराउंड 3 होती है, ऐसी नाइट्रिक एसिड की भी 3 to 4 के बीच में वेरी करती है, 2 to 3 के बीच में, सॉरी। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं हमारे। ओके नाउ इसके बाद हम क्या देख रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मैं थोड़ा सा ये यहाँ से सब हटा दूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो ना यहाँ से एक्चुअली जगह कम होती है लिखने की, तो मैं अगर कोई रिएक्शन लिखना चाहूँगी यहाँ पे तो वो मैं लिख नहीं पाऊँगी। दैट इज़ वाई आई एम क्लियरिंग ऑल दिस, ठीक है। ओके, अब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। 3 मेथड आपकी बुक में दे रखे हैं, 3 मेथड्स आर बीइंग गिवन। आप कोई भी एक मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं, आपको प्रिपेयर नहीं करनी, मतलब लर्न तो आपको तीनों ही करने हैं, ठीक है। अब फर्स्ट इज सिंपलेस्ट मेथड जो है बाय बर्निंग कार्बन और कार्बन कंपाउंड्स। तो कार्बन, आप प्योर कार्बन ले लीजिए, कोक जिसको हम कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होगा C, उसको बर्न कर लीजिए एयर में, मतलब ऑक्सीजन में, या फिर किसी कार्बन कंपाउंड को बर्न कर लिए, दोनों केस में आपको CO2 मिल जाएगी। तो ये सिंपल एक रिएक्शन है, C+O2 ऑन बर्निंग गिव्स CO2। ये एरो जो अपवर्ड है ये शो करता है कि गैस इवॉल्व हो रही है, प्लस हीट भी इवॉल्व होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये जो ट्राइंगल है ये हीट का सिंबल है, ठीक है। तो एक बड़ा सिंपल सी रिएक्शन हो गया, बर्निंग ऑफ कार्बन और कोक और चारकोल और कार्बन कंपाउंड्स प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे मीथेन मेंशन कर रखा है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। इसकी भी आप इक्वेशन बना लीजिए, यहाँ लिख देती हूँ, CH4 प्लस O2, मतलब सिंपल सी इक्वेशन बना रहे हैं हम। तो क्या मिलता है हमें? CO2 प्लस हाइड्रोजन इवॉल्व होती है यहाँ, ठीक है, एंड ऑब्वियसली हीट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ये हो गया आपका CH4 को हमने बर्न किया। अब नेक्स्ट मेथड क्या है? बाय हीटिंग मेटालिक कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स। मेटल के कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स को हम अगर हीट करें तब भी हमें CO2 मिल जाती है, ऑक्साइड मिल जाता है और CO2 मिल जाती है। देखो यहाँ पे दे डिकम्पोज ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, बहुत स्ट्रांगली हीट किया है। यहाँ पे आप ट्राइंगल बना सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो कैल्शियम कार्बोनेट का ब्रेकिंग अप हो गया, CaCO3 जो था इट ब्रोक अप इनटू CaO। इस CO3 में से एक O निकल गई तो CaO प्लस क्या बच गई? CO2 गैस बच गई। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे हमें मिल गई, ये इवॉल्व हो गई, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड हमें रेजिड्यू की तरह मिल जाता है। नेक्स्ट सोडियम बाइकार्बोनेट। हमने कहा ना कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, तो मेटालिक मेटल्स आपको अभी आइडिया नहीं है कौन कौन से होते हैं, आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी तो है थोड़ी सी। तो जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है, बाकी आगे 13 ग्रुप भी होता है, लेकिन हम फर्स्ट और सेकंड की ही यहाँ पे बात कर रहे हैं।
तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है मेटल है सेकंड ग्रुप का, सोडियम जो है वो फर्स्ट ग्रुप का मेटल है। सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया, देखो ये जो HCO3 ग्रुप होता है ये बाइकार्बोनेट को रिप्रेजेंट करता है, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, और ये जो CO3 है ये कार्बोनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने स्ट्रांगली हीट किया, तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट को हीट करने से क्या मिलता है, कार्बोनेट मिलता है प्लस वाटर प्लस CO2। ये आप ध्यान रखिएगा, जब बाइकार्बोनेट को हम हीट कर रहे हैं तो यू आर गेटिंग, ये क्या है Na2CO3 क्या है, एक्चुअली इट इज़ अ सॉल्ट, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है हमें। तो ये हमें तीन चीज़ मिलती है जब किसी हम बाइकार्बोनेट को हीट कर रहे हैं कि बाइकार्बोनेट का आप एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तब भी यही तीन चीज़ मिलेंगी आपको, सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे दो रिएक्शन हो गए कि हमने मेटालिक कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स को डायरेक्टली अगर हीट किया तो हमें क्या क्या मिला। कार्बोनेट को हीट करने पे हमें मिला ऑक्साइड प्लस CO2, बाइकार्बोनेट को हमें हीट करने पे मिला एक कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2। ये ध्यान रखिएगा, मतलब एक सॉल्ट मिला प्लस वाटर मिला और हमें हमारी गैस मिल गई। इस तरीके से याद करोगे ना आप तो इक्वेशंस याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभी आपको इक्वेशंस याद करने में दिक्कत होगी, तो आप एक इनको लिख के याद करिए। और जो मैं बता रही हूँ ना कि जैसे कार्बोनेट को हीट किया तो हमें क्या मिला है, कार्बोनेट को हीट करने पे हमें मिलेगा मेटल ऑक्साइड। अब किसी भी आप मेटल कार्बोनेट को हीट कर लो तो मेटल ऑक्साइड मिल रहा है प्लस CO2 गैस मिल रही है। तो आप किसी भी यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, आप यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट रख लो Na2CO3, अब हमें मेटल ऑक्साइड मिलेगा तो ये क्या मिल जाएगा हमें, Na2O, सोडियम ऑक्साइड मिल गया, सोडियम ऑक्साइड मिल गया प्लस CO2 गैस मिल गई। ऐसे ही किसी भी आप मेटल को रख के देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट रख के देख लीजिए, मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बना लेते हैं हम, इक्वेशन बना लेते हैं, MgCO3 को अगर हमने हीट किया तो हमें क्या मिल जाएगा, हमने क्या बोला मेटल ऑक्साइड, तो MgO मिल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस जो है वो रिलीज हो गई। तो आपको अगर ये बेस फॉर्मूला याद होगा ना कि क्या मिल रहा है, तो आप किसी भी मेटल को रख के फॉर्मूला अपना इक्वेशन अपनी बना सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक इक्वेशन याद होनी चाहिए। ऐसे ही मैंने आपको बताया कि जब हमने बाइकार्बोनेट को हीट किया तो हमें एक सॉल्ट मिला है और वाटर और CO2। तो आप कोई भी बाइकार्बोनेट रख लीजिए, यहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट रख लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट रख लो तो मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2। तो आपको ये बेसिक फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, next is by the action of dilute acids on metallic carbonates and bicarbonates। अभी तक हमने metallic carbonate और bicarbonate को डायरेक्टली हीट किया था, डायरेक्टली हीट किया था। ठीक है, अब हम क्या करें, इसको एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो अब हम देखते हैं कि क्या रिएक्शन होगा। डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो देखिए अगेन वही चीज़ होगी, सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर प्लस CO2, जो कि यहाँ पे हम पढ़ रहे थे ना, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस द CO2 गैस विल बी इवॉल्व्ड। देखो यहाँ पे दे रखा है, आई विल टेक अ डिफरेंट कलर, ओके, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस 2HCl। अब सॉल्ट किसका बनेगा, कैल्शियम जो है वो किसके साथ कंबाइन कर जाएगा, यहाँ पे Cl के साथ, CaCl2 बन गया, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट है ये हमारा, प्लस वाटर प्लस CO2। ऐसे ही आप NaCl रख लीजिए तो सोडियम कार्बोनेट रख लीजिए HCl के साथ तो NaCl बन जाएगा। इक्वेशन लिख दूँ मैं यहाँ पे, यहाँ लिखती हूँ, यहाँ जगह। अब हम यहाँ रख लेते हैं Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट प्लस 2HCl विल गिव यू, क्या मिलेगा हमें, NaCl, बैलेंसिंग थोड़ी सी करनी पड़ेगी, प्लस क्या मिल रहा है हमें, वाटर, प्लस क्या मिलेगी, CO2। देखो आप बैलेंस है। ठीक है, तो ये आप ये भी देख सकते हैं कि कार्बोनेट की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट रख लिया, या हमने सोडियम कार्बोनेट रख लिया, हमें वही चीज़ मिल गई, सेम रिएक्शन से। फिर हमने अगर बाइकार्बोनेट रखा, बाइकार्बोनेट को रिएक्ट करवाए तो अगेन यू विल गेट सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। इनको प्लीज़ लिख के प्रैक्टिस किएगा, इक्वेशंस को आपको याद हो जाएंगी। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट को इन्होंने क्या किया, H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया। अभी तक हमने HCl के साथ करवाया था, अब सोडियम कार्बोनेट को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया तो Na2 इसके साथ कंबाइन हो जाएगा SO4 के साथ, हमें मिल गया सोडियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस। ठीक है, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट को एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करो, एसिटिक एसिड भी एक वीक एसिड होता है, इट इज़ ऑल्सो अ वीक एसिड, तो इसमें क्या मिल जाएगा, सोडियम एसिटेट CH3COONA,
ये अलग हो गया और हमें H2O और वाटर फिर से मिल गया, ठीक है। सोडियम एसिटेट अलग हो गया, ये देखो यहाँ से ऐसे देख सकते हो, CH3COO और Na अटैच हो जाता है इसमें, ये पूरा रेडिकल एक अलग से रिमूव हो जाता है और उसके साथ हाइड्रोजन की जगह Na अटैच हो जाता है, तो हमें ये सॉल्ट मिल जाता है सोडियम एसिटेट प्लस वाटर प्लस CO2। मतलब सेम चीज़ चल रही है, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट किसी को भी आप एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, सॉल्ट मिल रहा है। जिस मेटल का आपने कार्बोनेट लिया है, जिस मेटल का बाइकार्बोनेट लिया है, उसका सॉल्ट मिल जाएगा प्लस वाटर प्लस हमें CO2 गैस मिल जाएगी, ठीक है। ये रिएक्शंस लिख के याद करिएगा, बहुत आसान है, एक बार में याद हो जाएंगे। अब हम करें लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ CO2। लैब में CO2 कैसे बनाते हैं, कौन सा वाला मेथड यूज करते हैं। देखो लैब, अब इतने सारे हमने 3 मेथड पढ़े हैं, लैब में हम वो मेथड यूज करेंगे जो कि आसानी से हम यूज कर सकें, मतलब जिसमें कि ज़्यादा केमिकल्स ना लगें, जो कि ज़्यादा टाइम ना ले, जिसमें कि ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत ना, मतलब जो लैब में हमारे लिए पॉसिबल है जो चीज़ें करना, वही हम यूज़ करेंगे। सेफ़ हो, सबसे बड़ी बात सेफ़ होना चाहिए, क्योंकि लैब में स्टूडेंट्स में टीचर डेमोन्स्ट्रेशन भी दे रहा है तो स्टूडेंट्स के सामने दे रहे हैं, तो सबसे पहली बात है कि सेफ्टी मेजर सबसे ज़रूरी है। दी एक्सपेरिमेंट शुड बी सेफ़ एंड बहुत जल्दी से हो जाए, बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हो जाए, ज़्यादा टेम्परेचर हमें रेज ना करना पड़े। ओके, तो जो बेस्ट सूटेबल मेथड है CO2 प्रिपरेशन का, दैट इज बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन मार्बल। मार्बल क्या होता है, अब तक आपको याद हो गया होगा, इट इज CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को ही मार्बल बोलते हैं हम, ठीक है, जो हमारे घरों में मार्बल यूज होता है। तो एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन मार्बल, जिससे हम CO2 प्रिपेयर कर रहे हैं। रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन है कि CaCO3, अभी आपने पढ़ा था ना, रिएक्शन पढ़ चुके हो आप, ये दोबारा आप लिख सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम एसिड के साथ HCl के साथ हीट करेंगे तो CaCl2 का एक सॉल्ट बन जाएगा, CO2 रिमूव हो जाएगी और वाटर मिल जाएगा हमें। ये रिएक्शन यहाँ पे दे रखा है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स कैल्शियम क्लोराइड, दिस इज सॉल्ट प्लस वाटर प्लस जो हमारी CO2 गैस थी वो हमें मिल गई। तो ये वाला रिएक्शन होने वाला है। अब हम देखते हैं कि कैसे होता है। तो टू प्रिपेयर कार्बन डाइऑक्साइड इन द लाइब्रेरी, सॉरी इन द लेबोरेटरी, हमें क्या चाहिए, अ वोल्फ्स बॉटल। मैं अभी दिखाती हूँ वोल्फ्स बॉटल कैसी होती है, डायग्राम में दे रखा है। अ डिलीवरी ट्यूब, अ थिसल फनल, रबर स्टॉपर्स, अ गैस जार, डाइल्यूट HCl एंड मार्बल चिप्स। अब देखो यहाँ पे ये इस डायग्राम देखिए, यहीं से मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको, ठीक है। इसको एक दिन मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँ, ये आपको डायग्राम दिख रहा है, अब यहीं से हम एक्सप्लेन करेंगे। ये इक्वेशंस मैं रिमूव कर देती हूँ सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, नाउ अब हमारे डायग्राम क्या है, इसमें सबसे पहले वोल्फ्स बॉटल क्या है, ये जो बॉटल है ना जिसके 2 माउथ हैं, इसको हम बोलते हैं वोल्फ्स बॉटल। ये साइंटिस्ट है, उनके नाम पे उन्होंने ये बॉटल बनाई है। ये बॉटल हम तब यूज़ करते हैं जब हमें काफ़ी सारे डिलीवरी ट्यूब डालनी है अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर, जो हमारा जार है उसके अंदर डालनी है, तब हम ऐसी ये वाली बॉटल यूज़ करते हैं ताकि हम 2 कॉर्क्स यूज़ करें और उनमें डिफरेंट होल्स में अलग अलग ट्यूब्स हमारी निकल जाए। ओके, अब ये वोल्फ्स बॉटल ले ली है। वोल्फ्स बॉटल के साथ हमने और दूसरी की क्या चीज़ ली है, थिसल फनल। थिसल फनल किसको बोलते हैं, ये जो इस तरह की जो शेप है ये होती है, ये थिसल फनल होती है। इसके नीचे एक लंबा सा ग्लास का पाइप होता है कनेक्टिंग, जो कि हमारा सॉल्यूशन को पोर करने में हेल्प करता है। अच्छा, थिसल फनल क्यों यूज़ करते हैं, थिसल फनल हम इसलिए यूज़ करते हैं, देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसमें ये छोटी सी स्टॉप कॉक लगी है, मतलब कि टाइट करने के लिए कि हम यहाँ पे, हम जो जैसे यहाँ में हमने डाइल्यूट HCl यूज़ कर रहे हैं, तो डाइल्यूट HCl की क्वांटिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें कितना डाइल्यूट HCl हमारी बॉटल में डालना है, कितना चाहिए। हम चाहें तो उसको पूरा जैसे नल होता है ना, आप टैप के पूरे स्टॉपर को खोल देते हैं तो पूरा पानी आ जाता है, फ्लो आ जाता है, कम करते हैं तो कम आता है। तो सिमिलरली ये जो स्टॉप कॉक है, ये एसिड के फ्लो को, या कोई भी रेजेंट ले रहे हैं, कोई भी केमिकल ले रहे हैं, उसको फ्लो को रेगुलेट करने के लिए है बेसिकली, कि हम जितना खोलेंगे, हमें जितना चाहिए, ड्रॉप वाइज चाहिए तो ड्रॉप वाइज आएगा, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा आएगा, और ज़्यादा चाहिए तो हम पूरी स्टॉप कॉक भी खोल सकते हैं। सो दिस इज थिसल फनल इज यूज टू
रेगुलेट द फ्लो ऑफ द केमिकल यूज, कितना केमिकल आपको यूज करना है वो थिसल फनल रेगुलेट करती है। दैट इज वाई वी आर यूजिंग थिसल फनल। अदरवाइज हम डायरेक्ट भी एसिड डाल सकते हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो धीरे धीरे हो, हम धीरे धीरे एसिड डालते हैं, धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट होता है। कभी भी केमिस्ट्री में लैब में हम बहुत जल्दी नहीं करते हैं किसी भी चीज़ में, बिकॉज इट माइट कॉज एक्सीडेंट्स। ओके, तो ये वोल्स बॉटल हो गई, थिसल फनल हो गई। कैल्शियम कार्बोनेट के पीसेस हमने वोल्स बॉटल में नीचे पहले डाल के रखे हुए हैं, ठीक है, ये वाइट वाइट आपको दिख रहे हैं। उसके बाद स्टॉप कॉक लगा दिया है। दूसरे स्टॉप कॉक, एक स्टॉप कॉक से थिसल फनल अंदर आ रही है, दूसरे स्टॉप कॉक से एक डिलीवरी ट्यूब जा रही है जो कि एक गैस जार, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं गैस जार, ठीक है। गैस जार में जा रही है एंड इट इज कवर्ड विद अ लिड, लिड लगा हुआ है इसमें। गैस जार में लिड है और वो कब बंद है। दिस इज अ लिड। अब यहाँ पे हमें CO2 कलेक्ट करनी है। जब हमारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होगा तो CO2 यहाँ पे कलेक्ट होगी इस पर्टिकुलर गैस जार में। अब हुआ क्या कि यहाँ पे हमने कैल्शियम कार्बोनेट के चिप्स डाल रखे थे, मतलब पीसेस डाल रखे हैं, और अब हमने डाइल्यूट HCl यहाँ पे डालना शुरू किया। डाइल्यूट HCl धीरे धीरे सारी मार्बल चिप्स को कवर कर लेगा, और जब ये ना इतना आपको एसिड डालना है कि ये जो आपकी जो थिसल फनल का जो एंड है वो एसिड में डिप हो जाए, एंड सिमिलरली जो डिलीवरी ट्यूब का एंड है वो भी एसिड के अंदर होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों हवा में नहीं होने चाहिए, इतना एसिड आपको पोर करना है। तो अब हमने एसिड पोर करना शुरू किया तो धीरे धीरे ये रिएक्शन होगा। रिएक्शन क्या हो रहा है हमारा, CaCO3 प्लस 2HCl गिव्स CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। तो CaCl2 और H2O जो बन रहा है ये दोनों तो यहीं पे रह जाएंगे, इसी एरिया में रह जाएंगे। CaCl2 नीचे बैठ जाएगा, सॉल्ट है, वाटर यहीं रह जाएगा, एसिड के साथ मिल जाएगा, और जो हमारी CO2 गैस बन रही है ना वो डिलीवरी ट्यूब के थ्रू इस गैस जार में जाएगी। और CO2 जो है वो नॉर्मल एयर से थोड़ी सी हैवी होती है, तो इट विल बी कलेक्टेड बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर का मतलब क्या हो गया कि हवा को ये ऊपर की तरफ भेज देती है, डिस्प्लेस कर देती है ऊपर की तरफ। जो नॉर्मल एयर थी वो गैस जार में यहाँ इकट्ठी हो जाएगी, क्योंकि वो नॉर्मल एयर जो है वो CO2 से लाइट है, और जो हमारी CO2 है वो नीचे इकट्ठी होगी, ठीक है। CO2 जो है वो नीचे की तरफ इकट्ठी होगी बिकॉज इट इज हेवियर देन एयर, ठीक है। ये समझ में आ गया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, क्योंकि ये हैवी है गैस इसीलिए नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। तो ये हमारा रिएक्शन होता है। ये ओके। अब ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या दे रखी है, अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड मार्बल चिप्स, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड विद ब्रिस्क एफरवेसेंस। ब्रिस्क एफरवेसेंस का मतलब क्या, बबल्स के साथ, काफ़ी ऐसे जैसे आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खोलते हो तो बबल्स निकलते हैं ना, वो CO2 के बबल्स होते हैं। तो ऐसे ही ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ CO2 रिलीज होगी। ये आपका रिएक्शन हो गया। और इसको आप CO2 को टेस्ट कर सकते हैं। CO2 को टेस्ट क्या होता है, यहाँ पे तो सिर्फ कंक्लूजन दे रखा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद मार्बल चिप्स टू फॉर्म CO2। CO2 को टेस्ट क्या होता है कि इसको लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं। लाइम वाटर क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो लाइम वाटर के साथ जब हम CO2 को पास करते हैं, लाइम वाटर एक टेस्ट ट्यूब में लेके उसमें थोड़ी सी CO2 गैस, मतलब डिलीवरी ट्यूब वाली CO2 गैस पास करते हैं, तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ये क्या है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सो दिस इज अ टेस्ट ऑफ CO2 गैस, ठीक है। ओके, डाइल्यूट इसमें कुछ प्रिकॉशंस दे रखे हैं आपको जो कि आपको यूज समझनी है। ये नहीं करते हैं या करते हैं तो वो रीजंस दे रखे हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज़ नहीं कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ डाइल्यूट HCl। क्यों, क्योंकि जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है जब वो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है, कैल्शियम सल्फेट। और कैल्शियम सल्फेट जो है वो मार्बल चिप्स को कवर कर लेता है और फर्दर रिएक्शन नहीं होने देता है। दैट इज़ वाई वी डू नॉट यूज़ डाइल्यूट H2SO4। आपको समझ में आया क्या कह रही हूँ मैं। जब हमने कैल्शियम का, एक मिनट सॉरी, जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को इसके साथ रिएक्ट करवाया H2SO4 के साथ, तो क्या बन जाएगा, CA2SO4, सॉरी CaSO4 बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट बन जाता है, ठीक है। CaSO4 बन गया, प्लस हमें मिल जाता है वाटर प्लस CO2। तो रिएक्शन तो हमारा प्रॉपर हो रहा है,
ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन ना कंटिन्यू नहीं करता, क्योंकि ये जो कैल्शियम सल्फेट है ये एक लेयर बना लेता है किसके ऊपर, कैल्शियम कार्बोनेट, जो मार्बल चिप्स है उनके ऊपर ये सेटल हो जाता है और मार्बल चिप्स की वो लेयर कवर हो जाती है। और ये कैल्शियम सल्फेट जो ये इनसॉल्युबल होता है पानी में, तो ये इसके ऊपर जो कोटिंग बना रही है ना कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर, इसने वो रिमूव नहीं होती है। तो इसका मतलब रिएक्शन 2 मिनट क्या थोड़ी देर चलता है, जैसे ही कैल्शियम सल्फेट फॉर्म होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर लेयर बना लेता है और रिएक्शन वहीं बंद हो जाता है, तो हमारी CO2 प्रोडक्शन बंद हो जाता है। दैट इज वाई वी डू नॉट यूज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भाई ये क्यों यूज नहीं कर। ठीक है। अच्छा, अब ये तो ये रीज़न हो गया। बाकी सारे मेटल के कार्बोनेट्स हम क्यों नहीं यूज़ करते हैं, मार्बल चिप्स ही क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सस्ते पड़ते हैं और आसानी से मिल जाते हैं। बाकी कार्बोनेट्स थोड़े से महंगे पड़ते हैं। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज फ्रीली, इट इज़ फेयरली सोल्यूबल इन वाटर, सो इट इज़ नॉट कलेक्टेड ओवर। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भाई एयर के डाउनवर्ड अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट से क्यों कलेक्ट कर रहे हैं इसको पानी के ऊपर, बहुत सारी गैसेस को हम पानी के ऊपर कलेक्ट करते हैं क्योंकि पानी में वो पानी के ऊपर रहती हैं। लेकिन हमारी जो CO2 है ये क्या होती है, पानी में काफ़ी ज़्यादा सॉल्युबल है, तो ये पानी के ऊपर नहीं रहती है, पानी में डिजॉल्व हो जाती है। तो फिर आपको उसको पानी में से निकालने के लिए थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, एक अलग एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई वी कलेक्टेड जस्ट बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ, सॉरी अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। मतलब हम ज़्यादा पंगा नहीं लेना चाहते ज़्यादा। अ, वैसे सही बात है कि जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करें, मैंने आपको एक्सपेरिमेंट की स्टार्ट में ही बताया कि वी ऑलवेज ट्राई कि एक्सपेरिमेंट सिंपलेस्ट, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल हो, पॉसिबल सिंपलेस्ट पॉसिबल एक्सपेरिमेंट हमें कंडक्ट करना है जिसमें कि ज़्यादा टेंशन्स ना हो, ज़्यादा चीज़ें यूज़ ना हो, ज़्यादा प्रिकॉशंस ना लेनी पड़े हमें। तो इसलिए दैट इज़ वाई वी यूज़ दीज मेथड्स। ठीक है, हमने इसीलिए अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से CO2 को कलेक्ट किया है। ये वोल्फ्स बॉटल, ये स्पेलिंग दे रखी है वोल्फ्स बॉटल, वोल्फ साइंटिस्ट है जिन्होंने बॉटल बनाई थी। ठीक है। ओके। जब हम ये एक और प्रिकॉशन लेनी है आपको कि जब हम ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे तो हमें थोड़ी सी CO2 के बबल्स को निकाल देना है। मतलब डिलीवरी ट्यूब को गैस जार में बाद में डालना है, थोड़े से CO2 बबल्स जब निकल जाएं, क्योंकि वो CO2 में कुछ मिक्सचर हो सकता है। ठीक है, CO2 वो प्योर नहीं होगी, उसमें कुछ चीज़ें मिक्स हो सकती हैं, एयर हो सकते हैं, थोड़ी सी एसिडिक इम्प्योरिटीज़ हो सकते हैं। दैट इज़ वाई लेट इट गो। और जब वो थोड़ी बहुत CO2 निकल जाए, मतलब कुछ सेकंड्स के लिए, देन यू पुट दिस डिलीवरी ट्यूब इन दिस पर्टिकुलर गैस जार एंड स्टार्ट कलेक्टिंग योर CO2। तो मुझे लगता है कि इतना ही बहुत है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप इसको ज़रूर लर्न कर लीजिएगा, साथ के साथ ये सारे रिएक्शंस लिख के 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार, जितनी बार वैसे जल्दी याद हो जाएंगे। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड दीज रिएक्शंस। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि कार्बोनेट को हमने हीट किया तो हमें क्या मिला, बाइकार्बोनेट को हीट किया तो क्या क्या मिला, वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट को आप लिख के याद कर लीजिए। वो ज़रूर याद करिए, फिर आप उसमें कोई भी मेटल जब या कुछ कोई भी सॉल्ट रखेंगे तो आपका सेम रिएक्शन आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा कि हाँ हमें याद हो। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, टेक केयर।